मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताएंगे और उसमें वो केस को इंक्लूड करेंगे कि अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे इस एज पे हो तो क्या होगा, बीच में हो तो क्या होगा। और लास्ट रहेगा कि इन्फानाइट लेंथ का नहीं है, कोई एक्स और वाई पॉइंट के बीच में है और इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको बताना रहेगा। ठीक है, चारों फॉर्मूले अच्छे से याद करो, चार अलग अलग लोगों से हम लोग पूछ लेंगे। फॉर्मूले याद होने चाहिए पहले तो, तब न्यूमेरिकल में कॉन्फिडेंस आता है। तो जी सारे याद है, देखो पेज नहीं पलट रहे हैं। अगर किसी के पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। लास्ट में लिखा साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू था वाला फॉर्मूला। चलो याद हो गए फॉर्मूले। चलिए तो इस पॉइंट पे क्या है फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, जहां पे ए क्या है, रेडियस है, इसकी रेडियस है ये ए। उसके बाद अगर इसके एक्सिस से निकालना हो तो बी इज इक्वल्स टू, अगेन स्मॉल ए क्या है, रेडियस है, इसकी रेडियस है, और एक्स क्या है, डिस्टेंस है, सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस है एक्स। ठीक है, कभी कभी किसी किसी बुक में ना इसको आर लिखा है, आर, तो रेडियस को आर लिखो चाहे ए लिखे, हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके बाद चलो ये इनफाइनाइट है, इसमें क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 2 की 4, 4 कौन बोल रहा है, 2 पाई ए, जहां पे ए क्या हो जाएगा, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कईयों में ये डिस्टेंस ना एल लिखा है तो यहाँ पे एल आ जाता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, उसके बाद इस केस में बताओ क्या हो जाएगा, 4 पाई साइन फाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए हम लोगों को। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। क्या सभी को याद है चारों फॉर्मूले, सॉरी सॉरी, एन तो लूप में आता है, ये तो एक सिंगल स्टेट वायर। ठीक है, चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन लिखिएगा, मैं बहुत थ्योरी नहीं लिखा था, सिर्फ लिखवाता हूँ, जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है करंट कैरिंग बाय अ लूप इज दिस मच, सीधे मैं लिखवा रहा हूँ। इफ आई इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर, इफ आई इज इक्वल्स टू यानी कि करंट इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ।
ये एक वायर है, ऐसा और ऐसा इसमें करंट आई दौड़ रहा है, और इसकी रेडियस क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और ये है पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ के ऊपर आपको बनाना है। ऑब्वियसली करंट यहीं से आ रहा होगा, करंट ऐसा आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, पॉइंट ओ के ऊपर। इसमें कितने सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको? 3। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे, है ना। इसमें देखो ये इनफाइनाइट होगा या कोई फाइनाइट पॉइंट होगा? कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है ये? कोई इनफाइनाइट पॉइंट। बट समझने के लिए हम लोग यहाँ पे अभी ए लिख लेते हैं, इस पॉइंट को बी, ये यहाँ पे हो जाएगा सी, और इधर हो जाएगा डी। इसने लेंथ नहीं दिया है क्वेश्चन, मतलब नहीं इनफाइनाइट लेंथ है। चलो बताओ पॉइंट ओ पे कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन? ये 90 डिग्री है। अच्छा, 3 सेगमेंट दिख रहे हैं हमको, एक स्ट्रेट वायर, ये भी स्ट्रेट वायर, और एक दिख रहा है लूप। तो हमें स्ट्रेट वायर वाला फॉर्मूला भी पता है, और हमें लूप वाला भी पता है। दोनों स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? गुप्ता जी बताइए। 4 पाई ए वाला। और बताओ। सोचो, सोच के बताओ। अच्छा। हाँ, ये वायर जो ना ए बी और सी डी, उसके कारण पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी आएगी? 0 आएगी। मैंने बताया था ना कि अगर ये हमारा वायर है तो पॉइंट जब यहाँ होगा तब देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ऐसी। अगर पॉइंट यहाँ है तो यहाँ कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बनती है बताओ? भाई वायर में करंट ऐसे आया और ये ऐसे करके चला गया, तो भाई इसने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। यहाँ पे कुछ बना? नहीं ना। और वैसे भी इस पॉइंट पी पे, ये वाला पॉइंट पी है, उससे देखो यहाँ का जो भी एलिमेंट है उसके कारण देखो कुछ एंगल बन रहा है ना, थीटा। ये डीएल एलिमेंट और ये पोजीशन वेक्टर के बीच एंगल कितना है? थीटा। साइन थीटा कुछ तो वैल्यू आएगी। लेकिन सोचो अगर ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाए, तब डीएल और इस पोजीशन वेक्टर के बीच एंगल कितना बनेगा? ये है डीएल और ये है पोजीशन वेक्टर आर, दोनों के बीच एंगल कितना है? 0। और बायो सेवर्ट लॉ लगाते हो आप, आइडियल साइन थीटा, है ना, उसको हमने डराइव किया था। साइन थीटा कितना है यहाँ? जाएगा। तो बात की एक बात, जब इसके बाजू में होगा ना तभी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर बिल्कुल इसके सामने में होगा ना ऐसा, या इधर पीछे में, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। डाउट हो तो डायरेक्शन बना के देख लेना, सर यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट के कारण इधर, इसके लिए इधर, इसके लिए इधर बन रही है, सर वहां तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। रंजल किसी ने फॉर्मूला नहीं बताया मुझे? नहीं। हाँ, यहीं आ जाओ रंजल। ठीक है, तो देखो ए बी और सी डी के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी वहां पे? 0। लेकिन लूप के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर लूप पूरा का पूरा होता तो मान लो 10 यूनिट मैग्नेटिक फील्ड बनती। अगर आधा होता लूप तो 5 यूनिट। यहाँ पे लूप कितना है? 3/4 है। टोटल होता है 360। 360 में से 90 हटा दिया तुमने, 1/4। तो कितना बचा? 3/4। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी बनेगी? 3/4। और मैंने आपको बताया था कि जब भी लूप कंप्लीट नहीं होगा तो हमको कैसे फॉर्मूला यूज करना है। रंजन जी बताओ, पूरे लूप के लिए कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 ए। तो मैंने बताया था कि जब भी ऐसा वाला प्रॉब्लम होना जिसमें ना वायर लूप कंप्लीट नहीं बना है, तो उसमें आपको ना एक छोटी सी चीज से मल्टीप्लाई करना है। नीचे तो पूरा का पूरा 2 पाई रखना है। एक सर्कल कितने का होता है? 2 पाई। और ऊपर क्या रखना है? जितना वो एक्चुअल में है। तो कितना है वो? 270 डिग्री। 270 डिग्री यानी कि, हाँ, पाई की टर्म्स 3 पाई/2। क्योंकि देखो 270 डिग्री, 180 मतलब पाई, और बाकी जो 90 बचा मतलब वो आधा पाई। किसी किसी को कन्वर्ट करना भी नहीं आता है। इतना तो पता है ना कि पूरा 360 डिग्री होता है, उसमें से 90 हट गया तो ये कितना डिग्री है? 270 डिग्री है। अब 270 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 180 प्लस 90। 180 का मतलब क्या होता है? पाई। और पाई/2 होता है 90 का मतलब। तो 1 प्लस आधा कितना बन जाएगा? 1.5। 1.5 क्या लिखते हो? 3/2। तो 270 डिग्री को ना हम लोग लिख सकते हैं 3/2 पाई।
मैंने आपको बोला था कि जब भी पूरा नहीं होगा ना तब आप इसमें एक चीज से मल्टीप्लाई करना, ऊपर जितना एंगल है एक्चुअल में डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये तो हमेशा फिक्स है, 2 पाई आएगा। कितना एंगल इस बार यहाँ पे 3/2 पाई। तो ऊपर 3 रहेगा और नीचे 2, तो यहाँ नीचे 4 बन जाएगा और पाई से पाई मर जाएगा। तो ऊपर देखो मैंने लिखा 3/2 पाई, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। तो बी, ये बी किसके कारण आ रहा है पता है? बीसी के कारण आ रहा है। तो बीसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट। एन की वैल्यू कितनी है? एक ही है यहाँ पे, उसको ले लिया 1। आई की वैल्यू कितनी है? 10। 2 इंटू रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 0.03 इंटू, ये कितना हो जाएगा? 3/4। तो जो मैंने शुरुआत में बताया था कि पूरा लूप नहीं है, लूप कितना है? 3/4 है। आंसर भी देखो 3/4 आ गया अपने आप। आज जैसे लूप अगर आधा होता तो तुम 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते, लूप यहाँ 3/4 है, तो स्मार्ट बच्चे क्या सीधा 3/4 से मल्टीप्लाई करते। आपको समझ में आया कि पूरे लूप के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 है। लेकिन जब लूप पूरा नहीं होगा तब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो हमेशा 2 पाई रहेगा और ऊपर में हम लोग देखेंगे कि लूप पूरा नहीं है तो कितना है, उसको पाई के टर्म्स में। तो यहाँ पे 90 अगर हट गया तो बचा 270। 270 को हम लिख सकते हैं 3/2 पाई। और चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? क्रॉस, क्योंकि मैग्नेट करंट कैसे है? ऐसे है ना। तो लोग हाथ से क्यों नहीं बनाते? इमेजिन करते रहते हो। और जब भी क्लॉकवाइज होता है ना तो आपसे दूर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपके पास आएगा। क्लॉकवाइज मतलब दूर, अवे। कैसा दिख रहा है करंट? क्लॉकवाइज, अवे। तो मैं तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी देख के बोल देता हूँ, ऐसा ऐसा भी नहीं करता। क्लॉकवाइज अवे, एंटी क्लॉकवाइज टूवर्ड। चलिए लिखिए क्वेश्चन। if I is equals to 5 ampere, if I is equals to 5 ampere and R is equals to, एक तो 20 mm, कैपिटल R is equals to 120 mm, find find B, कैपिटल B at point O, at point O, at point O। अगेन ये 90 डिग्री, ये पॉइंट O है और करंट ऐसे पॉइंट के ऊपर है। और जो रेडियस है वो है 1 mm। अब पॉइंट O के ऊपर बताओ, फटाफट बताओ। प्रणव जी कितने सेगमेंट दिख रहे हैं आपको इस बार? नहीं, तुक्का नहीं लगाओ। कौन कौन सी चीज? मतलब एक तो लूप का हिस्सा दिख रहा है, देखो ये लूप का हिस्सा है, इसमें लूप वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। और ये तो स्ट्रेट वायर दिखता है, इसमें स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो दो ही यहाँ पे सेगमेंट है, एक लूप का 3/4 और एक वायर है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ बी ड्यू टू, ड्यू टू लूप, ड्यू टू लूप, इसको मैं B1 बोलूंगा। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, इसको मैं B2 बोलूंगा। है ना? B1 किसके कारण आएगा? लूप के कारण। और B2 वायर के कारण। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी?
पहले हम डायरेक्शन तो देखें, दोनों सेम डायरेक्शन में होगी तभी ऐड करेंगे ना। तो बताओ लूप के कारण कैसी होगी, इनवर्ट, अंदर की तरफ। और इस वायर के कारण कैसी होगी, ये देखो अगर करंट ऐसा जा रहा है, तो करंट ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जाएगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के कारण इनवर्ट, तो हम सीधा सीधा ऐड करते हैं। मान लो कुछ ऐसा होता कि वायर में करंट ऐसा होता तो इसमें आउटवर्ड हो जाती, तो हमें माइनस करना पड़ता। समझ में आ रहा है? ये देखो ये लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट जब ऐसे फ्लो करता है ना, देखो यही वाला हैंड हमको यूज करना है। करंट की डायरेक्शन को बस हमको बनाना है, या तो अगर लूप होगा तो फिंगर्स से, और स्ट्रेट वायर होगा तो अंगूठे से। तो ये लूप है, करंट कैसे मूव कर रहा है अगर मैं पूछूंगा तो आप कैसे बताओगे, ऐसे वैसे बताओगे कि अंगूठे से? नहीं, आप ऐसे बताओगे सर वो ऐसे जा रहा है। तो पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी अंदर की तरफ। और इसमें करंट कैसे मूव कर रहा है, इसको क्या कर्व से बताओगे कि नहीं, इसको अंगूठे से बताओ कि सर करंट ना इधर को जा रहा है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी कहाँ गई, अंदर की तरफ गई। ये देखो ऐसा किया तो मैग्नेटिक फील्ड गई अंदर, और इसमें ऐसे किया तो भी मैग्नेटिक फील्ड गई अंदर। तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, बी वो हो जाएगी क्या, B1 + B2। अच्छा बताओ लूप के कारण कितनी बनेगी, म्यू नॉट N I/2A मल्टीप्लाइड बाई, हाँ 3/2 पाई/2 पाई। लेकिन हम अब इतने स्मार्ट हो गए, सीधा क्या लिखते हैं, 3/4। जिनको समझ में नहीं आया तो देखो 3/2 पाई एक्चुअल है, और हमारी फॉर्मूला पता है 2 पाई का, तो कट पिट के 3/4 होना है। दो चार क्वेश्चन बनाओगे तो वो याद हो जाएगा कि भाई 3/4 है तो सीधा 3/4 लिखते हैं। प्लस इस वायर के कारण बताओ, वायर फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अच्छा फाइनाइट का है तो इसमें ए भी आएगा, एक्स भी आएगा, फाई 1 भी आएगा, फाई 2 भी आएगा। तो देखो फाई 1 फाई 2 हम कैसे निकालते हैं, जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकाला है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला एंगल हो जाएगा फाई 1 और ये वाला एंगल हो जाएगा फाई 2। तो दोनों कितने हैं, 45 45। ए की वैल्यू कितनी है, ए क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, तुमको देखो ये वाला एंगल पता है, तुमको ये वाली साइड पता है, तो तुम क्या ये वाली साइड निकाल नहीं सकते? ए वहां पे क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा वायर है, इससे इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये निकालना है। तो मुझे पता है ये 120 mm है, और ये एंगल 45 डिग्री है, तो मैं इसे निकाल सकता हूँ। कितना होगा ये ए, ये ए कितना होगा, नहीं समझ रहे हैं? ये देखो ये वाले ट्राइंगल में देखो, ये है 120, ये है साइड ए, और ये वाला एंगल है 45 डिग्री। हमें बेस पता है, हमें हाइपोटेन्यूज पता है, हमें बेस पता है, हमें हाइपोटेन्यूज पता है। नहीं बेस निकालना है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये एंगल पता है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज बीच क्या लगाऊंगा मैं रिलेशन, कॉस, कॉस 45 = A/120, ए की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो सबसे पहली बात इसमें फॉर्मूला हम लोगों को लगाना है कौन सा, वो वाला, पी, म्यू नॉट I/4 पाई A। अरे बताओ ना फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमें। म्यू नॉट की वैल्यू पता है, हमें करंट गिवन है, ये 45 है, ये 45 है, ए निकाल लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। बीइंग अ 12th क्लास स्टूडेंट, बताओ कोई रॉकेट साइंस ही? बच्चे क्या करते हैं, ए की जगह ना सीधा 120 रख देते हैं, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों, डेरिवेशन करते टाइम याद है ना, ए हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था। तो वैल्यू पुट, पहले ए निकालो और वैल्यू पुट करो और आंसर बताओ। फास्ट, क्या हुआ समझ, कहाँ समझ में आ रहा है?
और 45 की वैल्यू पता है आपको, आपको 120 पता है, ए नहीं निकाल सकते यहाँ पे। ए बाई 120 इसी को हो जाएगा cos 45, इसकी वैल्यू पता है, ये पता है, तो ए आ गया। ए की वैल्यू रखो, आई की वैल्यू रखो, 5 1 5 2 45 45 है। साइन 45 प्लस साइन 45 कितना हो जाएगा? साइन 90 बनेगा क्या? क्यों बनाएगा? √2, √2 आएगा। चलो cos 45 कितना होता है? आधे तो इसी में अटके होंगे, 1/√2। हाँ, आधे उसी में अटके थे, मुझे पता है। तो 1/√2, तो a बाई 120 इज इक्वल टू 1/√2, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 120/√2। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 60 इंटू 2/√2, ऐसा लिख सकता हूँ। और 2 को क्या लिख सकता हूँ? √2 इंटू √2, तो कट जाएगा और क्या बचेगा? 60√2। तो a की वैल्यू आ चुकी है 60√2, यहाँ पे पुट कर देंगे। और साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव 2, 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कि 2/√2। बताओ कहाँ फंस रहे हो, बताओ कहाँ से? ये यहाँ से। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया कि ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो स्ट्रेट वायर में भी दो केस थे, एक था इन्फानाइट वायर का और एक था शॉर्ट वायर का। ये दिख रहा है कि किसी एंगल से इन्फानाइट नहीं, तो ये कौन सा वायर? शॉर्ट वायर। और शॉर्ट वायर के लिए एक ही फॉर्मूला है, ये वाला। अब मैंने देखा π1 क्या होता है, π2 क्या होता है। भाई, जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और इसके दोनों एंड को मिला दो, तो ये एंगल π1 हो जाता है, ये एंगल π2। वर्टिकल में समझाता हूँ, अगर वायर ऐसा है और पॉइंट ऐसा है, तो क्या करो, इससे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दो, तो ये बन जाएगा ए। उसके बाद इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, तो नीचे वाला एंगल होता है π1, ऊपर वाला एंगल होता है π2। किसी को भी π1 π2 लेते हैं। इसमें भी तो मैंने सेम काम किया, इसको इससे मिला दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गई ए। फिर इन दोनों एंड्स को मिला दिया, तो एक एंगल π1, दूसरा एंगल π2। तो जब ये 90 है टोटल, तो ये 45 45 होगा। अब इस ए को निकालना है मुझे, ये वाली डिस्टेंस। तो मैंने देखा ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये तो भाई रेडियस है 120, ये मुझे निकालना है, और ये दिया है 45। बेस और हाइपोटेन्यूज के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। 120 इधर जाएगा तो बन जाएगा 120/√2। अब 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 60 इंटू 2। 60 इंटू 2 क्या आएगा? 120। ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि आगे चल के 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। 2 बार √2 आ गया ऊपर, और नीचे एक बार √2 है, तो √2 से एक बार √2 कट जाएगा, और क्या बचेगा? 60। अब इसमें पुट कर देते हैं, पुट की वैल्यू। अरे आप लोग ना बहुत स्लो सॉल्व कर रहे हो, अभी तक के 3 बार आंसर आ जा रहा है। चलो मुझे वैल्यूज बताते जाओ। बी इज इक्वल टू क्या था पहला? μ0 I अपॉन क्या था? 2a इंटू, पहला वाला यही था ना फॉर्मूला। एन तो बनी है ना, एन बने उसको इसलिए मैंने छोड़ दिया। प्लस μ0 I 4πa साइन फाइव वन साइन फाइव टू। देखो I μ0 I को तो मैंने पहले ही कॉमन निकाल लिया, तो इधर क्या बच गया? इस a की वैल्यू कितनी है? हाँ, इस a की वैल्यू 120 है, क्योंकि ये क्या है? रेडियस ऑफ द लूप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुमने पहला फॉर्मूला लगाया है, तो यहाँ पे क्या रखोगे? रूट, लूप की रेडियस रखोगे ना नीचे। और दूसरे वाले में क्या है? इस a की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्वेश्चन में इसको r से दिया हुआ है, तो हमको भी ना यहाँ r लिख लेना चाहिए, है ना?
तो कायदे से हम लोगों को यहाँ पे आर लिख लेना चाहिए था, उसने दिया ना आर इज इक्वल टू 120 mm, तो यहाँ पे हमको आर लिखा रहना। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3/4, 2 × 120 को हम लिख सकते हैं 0.1, 120 mm है ना, मीटर में कन्वर्ट करते हैं, प्लस म्यू नॉट आई तो मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो नीचे में क्या बचा, इधर 4π60√2, और इधर बन जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, टाइम 45 मतलब 1/√2। अच्छा, 2 बार 1/√2 है, तो मैं लिख सकता हूँ ना 2 × 1/√2, तो म्यू नॉट आई ये कितना बन जाएगा, चलो इसको देखेंगे अभी। 2 × 0.12 × 4 प्लस 1/4π60√2 इंटू रूट, 2 बार जोड़ोगे ना 1/√2 1/√2 तो हो जाता है 2/√2, जैसे x प्लस एक्स कितना होता है 2x, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2। इस √2 से ये वाला √2 कट जाएगा, और म्यू नॉट आई यहाँ पे 3 अपॉन कितना है ये 0.96, 0.96 प्लस कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो म्यू नॉट की जगह पे 4π × 10⁻⁻7 आएगा ही, उधर भी देखो नीचे में पाई है, चाहो तो उसकी हेल्प से भी पाई को उड़ा सकते हो, या तो पूरा सॉल्व करो। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये है म्यू नॉट आई 3/0.96 प्लस 1/240 पाई, इतना ही है ना। देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4π × 10⁻⁻7, करंट कितना था 5 एम्पियर, मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा नीचे 0.96 लिखा हुआ है, ठीक है, क्लोज टू 1, इसको हम 3/1 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 1 से थोड़ा कम है, तो आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा या कम आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि तुम 1 से डिवाइड नहीं कर रहे हो, इसको 0.96 से डिवाइड कर, तो जो 0.5 से डिवाइड कर देते 3 को, तो ये क्या बन जाता 6 बन जाता, तुम 0.96 से डिवाइड कर रहे हो, 3.1 लिख दो, वेरी गुड। प्रणव जी ने बोला कि इसको सर 3.1 लिख दो, मैंने लिख दिया। अब देखो 1/240 पाई, इसको क्या करें, 1/पाई की वैल्यू कितनी होती है, बताया मैंने 0.314, तो देखो 1/पाई की तो वैल्यू होती है 0.314, और नीचे में देखो क्या है 240 है। अगर सोचो अगर नीचे में 25 होता तो कैसा होता, 0.4 लिख देते इसको सीधा, 0.04 लिख देते, तो देखो अगर 25 होता तो अच्छा रहता, तो यहाँ पे भी हम लोग को जुगाड़ लगाते, ठीक है, ऊपर भी 10 से डिवाइड कर दो, नीचे भी 10 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा 0.0314, और नीचे क्या हो जाएगा 24, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0.314 को 0.0314, और नीचे में हो जाएगा कितना 24, 1/25 को कितना लिख सकते हैं, अरे एक बात बताओ, 1/25 है तो क्या लिख सकते हैं,
चलो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 4 से, तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे क्या आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हो, 0.02। तो 1/25 को 0.04 लिख सकते हो। तो इसको कितना लिख सकते हैं 1/24 से? आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा या कम आएगा? थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि छोटी वैल्यू से डिवाइड कर, 0.04 ना आके कितना आएगा, 0.04 आगे, नहीं 0.5 नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 0.04 को 0.05 नहीं बना सकते, 0.42 कर सकते हो, 0.43 कर सकते हो, है ना? अरे भाई अगर तुमने 0.04 को 0.05 बना दिया तो बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया है। तुम्हें 0.1 का चेंज कर दिया, 20% चेंज कर दिया तुमने। 4 को 5 बना दिया, वो क्या है, 20% चेंज। क्या वहां 20% चेंज हुआ है क्या, 25-24? बहुत मामूली चेंज है ना, तो यहाँ भी मामूली चेंज करो। तो जो 0.04 आएगा वो 0.042 कुछ आएगा। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 0.042। इस क्वेश्चन में बस वही है, कैलकुलेशन का ही थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये हो गया 3.1 प्लस 0.042 इंटू 0.0314। बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे करके खत्म करना पड़ेगा। फिजिक्स तो पहली लाइन में खत्म था, तो बस सिर्फ कैलकुलेशन। और ऐसे कैलकुलेशन कब बनेंगे, जब ऐसे 100-150 क्वेश्चन बनाओगे, बीच में छोड़ दोगे तो नहीं बनेगा एग्जाम। और बाकी के आंसर तक पहुंचा। चलो इसके आंसर तक के पहुंच जाना, और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना इसका फाइनल आंसर। अब तो हो गया ना, कोई दिक्कत? ठीक है चलो। ठीक है, देखो कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एक ऐसा वायर है, एक उसके पैरेलली एक वायर है, जिनके बीच का कुछ गैप दिया होगा आपको। इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2, और इनके बीच का गैप है से L, इनके बीच का गैप है L। दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, जिनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, I1 और I2। आपको पता है ना, एक करंट कैरिंग वायर के बाजू में क्या बनने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो यहाँ पे ये बोलेगा तीन अलग अलग पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे है पॉइंट नंबर 2, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3। तीनों के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको बताइए। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको मान लो दे दिया है इसने A, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको दे दिया है B। ठीक है, बताओ ये पहले वाले वायर से, वायर P से पॉइंट 3 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस वायर से इस पॉइंट की डिस्टेंस L+3। इस वाले वायर से पॉइंट A की डिस्टेंस 1 की डिस्टेंस L+A। ये वाली डिस्टेंस बीचों बीच है, ये तो कितनी हो जाएगी L/2। ये भी L/2। तो हर पॉइंट की आपको डिस्टेंस पता है। अब तीनों पे वो बोल रहा है कि ना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ। ठीक है, और क्वेश्चन में तो पूरा डेटा गिवन होगा। अभी देखो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कि पॉइंट 1 पे मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण कितनी बनेगी। देखो ये ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, बाहर की तरफ। ये देखो ये वाला वायर ऐसा है, पॉइंट यहाँ है, इस पे करंट ऐसा जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी घूम के इधर देखो बाहर की तरफ आ रही है। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ कि जो B1 है वो बाहर की तरफ है। यहाँ पे जो B1 है ना, ये देखो ये बाहर की तरफ आ रही है। अब इस वाले वायर में देखो करंट जा रहा है नीचे की तरफ, करंट जा रहा है नीचे की तरफ, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी पूरे इस रीजन में कैसी बनेगी, अंदर की तरफ। तो जो B2 बनने वाली है वो अंदर की तरफ, तो जो B2 बनेगी वो बनेगी अंदर की तरफ। यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड B1+B2 होगा, या B1-B2, B1-B2। और ये कॉमन सेंस है यार, कि एक वायर में इधर जा रहा है, एक वायर में इधर, तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, कॉमन सेंस है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना नेट, वन पॉइंट पे ये कितनी बनेगी, V1 माइनस V2। तो आपने V2 माइनस V1 क्यों नहीं किया? अरे आंसर निकलेगा अगर नेगेटिव होगा तो V2 बड़ा है V1 छोटा है। वो डिपेंड करता है कि करंट कितना है, डिस्टेंस कितनी है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। अगर करंट सेम होगा तो V1 बड़ा होगा, क्योंकि भाई इसके पास है तो इसका मैग्नेटिक ज्यादा होगा, इसका कम होगा। समझ गया ना V1 माइनस V2 कैसे किया। और ये इन्फानाइट वायर का, इन्फानाइट लेंथ का वायर है। इन्फानाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डिस्टेंस। इसमें देखो इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस कितनी है, ए माइनस, इसके लिए देखो क्या होगा, म्यू नॉट I2 4 पाई। बताओ इस पॉइंट की उस वायर से डिस्टेंस कितनी है, L प्लस ए। इस पॉइंट की इस वायर से डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक L, फिर हो गई ए। चलो पॉइंट 2 के ऊपर बनाते हैं, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना लेते हैं। इसके कारण कैसी बन रही है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर अंदर। तो मैंने यहाँ पे बना दिया B1 जो है वो है अंदर की तरफ। चलो B2 बनाते हैं, B2 देखो ऐसे जा रहा है तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे जो B2 है वो भी अंदर की तरफ है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा पॉइंट 2 पे वो क्या होगा, B1 प्लस B2। चलो अब बताओ B1 कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई A/2, अरे L/2 सॉरी, L/2। डिस्टेंस लिखना है ना हमको, नीचे भी डिस्टेंस लिखना पड़ता है, डिस्टेंस। तो इस पॉइंट की वन वायर से डिस्टेंस कितनी है, L/2। और दूसरे वाले के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस उसके लिए भी वही है, L/2। तीसरे वाले पॉइंट के लिए कौन बताएगा, ये बताओ मुझे पहले, कौन खुद से बता सकता है। अच्छा ठीक है, अभी इसको भूल जाओ, सब लोग अपना हाथ ऊपर करो, कभी नॉर्मली ऐसे ही अपना हाथ ऊपर करो, कभी कर ली, अब और ऊपर करो। हाँ, पहली बार में पूरा हाथ क्यों नहीं उठा था, क्यों, क्यों लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। भाई मैं कोशिश करूंगा, इसलिए हाथ ऊपर उड़ जाने से मुझे बताने दीजिए, गलत होगा होगा, है ना। चलो पीयूष जी बताओ, जो ये 1 नंबर का वायर है उसके कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, इस वायर के कारण, राइट हैंड थंब रूल से बताओ। हाँ देखो ना, अब आप राइट हैंड थंब रूल तो यूज करो कि करंट जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, अभी, अरे देखो भाई ये है करंट की डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये जो रूल है ना करंट और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, अगर करंट सीधा सीधा जा रहा है तो उसको थंब के हिसाब से दिखाओ, और अगर करंट एक लूप में है तो करंट को ऐसे दिखाओ। यहाँ पे क्या है, सीधे सीधे जा रहा है, तो मैंने बोला करंट जा रहा है, देखो मेरा अंगूठा जो है उसी की डायरेक्शन में जाएगा, करंट गया उसी की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, हाथ से ऐसे टर्न करो, तो इधर पे देखो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगी। हाँ इस तरफ जो है घूम के वो ऐसा बाहर निकलेगा, ये देखो ये ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी घूम के बाहर निकलेगी, इधर वाले पॉइंट्स में टुवर्ड्स होगी, और इधर क्या होगी, अवे। तो इस वायर के कारण इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना वो अंदर की तरफ रहेगी, B1। चलो अब आप ही बताओ मुझे, इसके कारण क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब यूज करो ना। हाँ हाँ आपकी तरफ, क्योंकि देखो करंट जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड घूम के इधर से बाहर की तरफ निकलेगी, तो B2 की भी डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, सॉरी अंदर कर दिया, ये है बाहर की तरफ। बाहर को हम कैसे बनाते हैं, डॉट। तो देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी फ्री में वो होगी B1 माइनस B2। आप शॉप से इसको B2 माइनस B1 भी लिख सकते हैं, बस बीच में माइनस होना चाहिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। अगर आंसर निगेटिव आ गया तो घबराओगे नहीं, तो मतलब है कि B2 बड़ा है, B1 छोटा है, ठीक है। अब B1 और B2 की वैल्यू पीयूष जी ही बताएंगे। चलो बताओ, एक वायर के कारण
इन्फाइनाइट लेंथ का वायर होता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है ना वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस। तो चलो पहले पॉइंट के लिए बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, बताओ इस पॉइंट की वन वायर से कितनी डिस्टेंस है? एल प्लस सी, ये हो गई एल प्लस सी। और दूसरे वायर की डिस्टेंस कितनी है? बी। ये देखिए ये बी। देखो हमने देख लिया कि सॉल्व कैसे करना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन को लिखो और इसको कल सॉल्व करके लाओगे आप लोग, है ना? लिखो, सॉरी सॉरी, 4 पाई 4 पाई 4 पाई। चलो क्वेश्चन लिखो। चलो इसको ड्रॉ कर लो। आपकी इसी कॉपी में अभी जगह छोड़ देना इस क्वेश्चन के नीचे, और अगली क्लास में किसी कॉपी में सॉल्व मिलेगा। इन्फानाइट लेंथ के लिए 2 पाई होता है ना? हाँ, यहाँ पे 4 पाई अपन लिख रहे हैं, 2 पाई होता है। वो फाइनाइट लेंथ के लिए क्या होता है? तो इधर 2 2 2 2 2। ठीक है, फॉर्मूला देख लेना, नीचे 2 रहता है। चलो क्वेश्चन को लिख लिए। हाँ, ये होमवर्क नोट कर लिए? सौभाग्य जी, नोट हो गया? तो नोट करना है और कॉपी में जगह छोड़ना है, तो आप सॉल्व करेंगे। हाँ, वो पूरा पेज छोड़ दीजिए। अगली क्लास में उसमें लाल अक्षरों से मैं कमेंट्स लिखूंगा। हाँ, चलो उसके बाद देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ये एक ऐसा लूप है, स्क्वायर लूप है ये, और इसके सेंटर ओ पे आपको ना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताना है। इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है आई, ए, बी, सी, और ये जो सब है ये मान लो 10 सेंटीमीटर की इसकी सारी साइड स्क्वायर की, और बोलता है कि सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो आपको कितने सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं प्रांजल जी यहाँ? 4, ए बी बी सी सी डी और ए डी। अब चारों के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं सर। ठीक है, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी? अंदर की तरफ। तो भैया जो B1 है वो अंदर की तरफ। अब करंट ऐसे जाएगा, देखो करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से अंदर की तरफ, तो B2 भी अंदर की तरफ। उसके बाद ये देखो नीचे आ रहा है करंट, करंट आ रहा है नीचे, तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। इसमें ऐसा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर। मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी ना वो कितनी बन जाएगी? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। और चारों की जब लेंथ सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो B1 B2 B3 B4 भी आपस में क्या होंगे? सेम ही होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ B इज इक्वल टू 4 टाइम्स B1।
अब B1 क्या चीज होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। फाइनाइट डिस्टेंस या इनफाइनाइट डिस्टेंस? फाइनाइट है ये हो जाएगा 4 टाइम म्यू नॉट आई अपॉन कितना है 4 पाई ए साइन फाई 1 साइन फाई 2। अब यहाँ क्लास 4 का भी बच्चा बता देगा फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू। पहले देख लेते हैं फाई 1 और फाई 2 है क्या। जब भी आपको एक सेगमेंट के कारण निकालना है ना तो पहला काम क्या करो, देखो ध्यान से, मैं इस वाले सेगमेंट में इंटरेस्टेड हूँ और मुझे उस फॉर्मूले की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो नीचे ए दिखाई दे रहा है। ए क्या होता है? वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो मैंने वायर से बना दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? नीचे वाली। ये भी नहीं, तो कौन सी? बीच। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब तुम यहाँ पे खड़े और इस वायर को ऊपर देखो। ये देखो, तुमने ऊपर देखा, उसके बाद तुम इसको नीचे देखो, तो तुम हॉरिजॉन्टल जितना ऊपर देखे और जितना नीचे देखे, ये है फाई 1 और ये है फाई 2। एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 45 45। भैया ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी 45 ये भी 45। तो ए कैसे निकालेंगे? ये देखो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, अगर ये 10 है तो ये 5 हो। तो देखो ये वाली साइड आ गई हमारी 5, हमें ये निकालना है और ये वाला एंगल हमें पता है। तो देखो बेस हमें निकालना है और हमें ये वाली साइड पता है। ये वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस हमें निकालना है, एंगल पता है। सबसे भाई क्या लगाओगे? टेन थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन 45। इसलिए टेन 45 की वैल्यू आना भी जरूरी है। हाँ, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 5 और बेस कितना है? ए। तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5/1। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ए की वैल्यू आ गई 5। तुम्हें फाई 1 पता है, फाई 2 पता है, निकाल लोगे तो 4 टाइम्स करोगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, बहुत आसान। पक्का? चलो तो फिर नेक्स्ट लिखिएगा। एम्पियर सर्किटल लॉ। एक सर्किट बनाना पड़ेगा हमें। सर्किट, सर्किट कभी अधूरा होता है क्या? नहीं, कंप्लीट होता है ये। एम्पियर सर्किटल लॉ। अच्छा, किसी को याद है क्या हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी एक गॉस लॉ पढ़ा था? किसी को याद है कि क्या था वो? हाँ हाँ, कि जो भी फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और फ्लक्स के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, फ्लक्स। हाँ, क्या था? ईडीएस कॉस थीटा। हमने इसलिए पढ़ा था कि ये जो फाई होता है ये होता है ई डी एस कॉस थीटा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो फाई को हम क्या लिख सकते हैं? ई डॉट डी एस, है ना, डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों को हमने ना वहां पे इक्वेट कर दिया था। अगर आप लोगों को याद हो कि भैया पूरा इंटीग्रल करेंगे हम लोग, तो ई डॉट डी एस या डी एस जो भी बोलो, एस फॉर सरफेस, ए फॉर एरिया, दोनों सेम चीज है। इज इक्वल्स टू क्या आ रहा था हमारे पास में? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर पहला चैप्टर पढ़ोगे तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था गॉस लॉ में। ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एम्पियर भाई साहब आए। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग इस बार क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने बोला सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लो, फिर डॉट। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ पे सर्किट के लिए निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी एक लाइन होती है, लाइन के ऊपर हम लोग निकालेंगे। लाइन मतलब लेंथ। तो उन्होंने बोला वहां पे सरफेस एरिया लिए, तो यहाँ पे क्या ले लो? लेंथ ले लो। इज इक्वल्स टू, वहां पे हम लोग चार्ज चार्ज पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? करंट के बारे में पढ़ते हैं, करंट आई।
जैसे वहां पे एप्सिलॉन पढ़ते थे, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, म्यू नॉट पढ़ते हैं। तो म्यू नॉट ऊपर आएगा या नीचे? याद करो, वहां एप्सिलॉन नॉट ना हमेशा नीचे आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन ना हमेशा नीचे जाता है, और म्यू इस बार देखो हर बार कहाँ पढ़ते हो आप लोग, ऊपर। यहाँ पे आ जाएगा ये म्यू नॉट। अब यहाँ पे देखो ये डीएल है ना, इसके कारण यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन। और आई वहां पे जैसे लिखते थे क्यू इनसाइड या क्यू नेट, यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देंगे, ये नेट। तो वहां से ना मैंने अभी रिलेट करके बताया है कि ऑलमोस्ट सेम चीज है। उसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम चीज लग रही है ना। तो एम्पियर भाई साहब ने यही कहा था कि किसी भी डीएल एलिमेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा ना, वो म्यू नॉट इंटू आई नेट के बराबर। ये स्टेटमेंट को ही हमको रखना है, हमें ये स्टेटमेंट को ये रखना है। इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बड़े बड़े शब्दों में लिख लो एम्पियर सर्किटल लॉ, और एम्पियर जी का फिर ये रूल हम लोग लिखते हैं अच्छे शब्दों में। ये बहुत आसान है, फॉर्मूला ही देखो कितना छोटा है। लिखिएगा, इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल it states that the line integral of magnetic field B के ऊपर एरो बनाने का, states that the line integral of magnetic field B around a closed path। वहां पे हम लोग क्या लेते थे, क्लोज एरिया लेते थे हम लोग, क्लोज्ड एरिया। याद है, जब एक सरफेस होती थी तो हम लोग आजू बाजू बना के पूरा क्यूब बनाते थे, याद है। तो वैसे यहाँ पे हमें क्लोज लूप बनाना है, अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम is equal to is equal to mu naught times mu naught times the total current I is equals to mu naught times mu naught times the total current I passing through the passing through the closed path passing through the closed path। तो इसमें ना आपको बस एक ही काम करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और उसके लिए ना आप लोगों को एक लूप बनाना पड़ेगा खुद से। कैसे बनाएंगे हम लोग देख रहे हैं। तो इन्होंने जो कहा कि एक वायर है, देखो इससे ना करंट पास हो रहा है, ये करंट है आई। हो सकता है दो करंट पास हो रहे हो, एक करंट नीचे की तरफ जा रहा हो I2, तो नेट करंट कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2। तो जो भी नेट करंट होगा हम वो निकाल सकते हैं। अब इसने बोला कि इससे ना R डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है P, आप डिस्टेंस R लो, A लो, एक ही बात है ना। इस पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल के बताओ। तो हम बोलेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाए। हमारे पास पहले भी फॉर्मूला है, बायो सेवर्ट लॉ से हमने निकाला है ना। लेकिन अभी ये फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड चीजें आई। कॉम्प्लिकेटेड चीजें मतलब ना, अभी स्ट्रेट वायर में तो हमारा बायो सेवर्ट लॉ लग जा रहा है, काम हो रहा है। अभी पता है आगे चल के ऐसी सोलेनॉइड आएगी। अब सोलेनॉइड के अंदर तुम्हें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या लगाओगे, स्ट्रेट वायर लगाओगे, लूप लगाओगे, क्या लगाओगे? तब कौन काम आएंगे? यही भाई साहब हमारे काम आए। हम लोग यहाँ पे भी एक लूप बनाएंगे, अंदर से जितना भी करंट जा रहा है उससे फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया करें। तो ऐसी सब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए ये हमारे पास आए। तो देखो, जो मैं यहाँ करूंगा ना, वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। मैंने आपसे कहा कि एक वायर से आर डिस्टेंस पे पॉइंट की है, वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो आप क्या बोलोगे कि सर जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, हम वहां से पास होता हुआ एक लूप बनाएंगे। तो लूप तुम कैसे भी बना सकते हो भाई। मान लो तुमने लूप को ऐसा बना दिया, भैया इसके अंदर कोई करंट है क्या? नहीं। हमें लूप ऐसा बनाना है कि करंट ना उस लूप के अंदर से पास हो रहा है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप ऐसा बना दो कि ये देखो सर, मैंने एक लूप बना दिया इमेजनरी,
इसके अंदर से करंट भी जा रहा है और वो पॉइंट सी से भी पास हो रहा है। लेकिन ऐसा लूप नहीं बनाना है, हमें लूप कैसा बनाना है कि करंट ना उसके बिल्कुल सेंटर पे होना है। सेंटर पे होने से पता है क्या फायदा होगा, जितनी फील्ड इस पॉइंट पे बनेगी उतनी ही फील्ड इस पॉइंट पे, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है, उतनी ही फील्ड इस पॉइंट पे बनेगी। लेकिन अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी तो क्या बनेगी, सेम मैग्नेटिक फील्ड नहीं। इसलिए हम लोग एक ऐसा लूप बनाएंगे जिसका सेंटर ये वायर नहीं होगा। तो देखो हम एक ऐसा लूप बना रहे हैं, ये देखो लूप हमने बना दिया। ये देखो ये वायर था, ये पॉइंट था, मुझे ना यहाँ से एक लूप बनाना है, मैं ऐसा लूप बना रहा हूँ। सर आप ऐसा ही लूप क्यों बना रहे हैं, हमें मैग्नेटिक फील्ड ही ऐसे जाने वाली है, या तो ऐसे जाएगी या तो ऐसे ऐसे जाएगी ना, तो लूप भी वैसा बनाओ। देखो क्या आप लोगों को लूप दिखाई दे रहा है, ये बन गया हमारा लूप। अब इस लूप पे देखो एक हम लोग ना छोटा सा डीएल एलिमेंट लेने वाले, डीएल एलिमेंट। तो इसमें हम लोग डीएल एलिमेंट कहाँ लेंगे, एग्जैक्टली इस लूप के ऊपर ही लेंगे, इस लूप के ऊपर। और इस डीएल एलिमेंट की जो हम लोग डायरेक्शन बनाएंगे ना, हमें पता है कि देखो अगर करंट इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, अंदर की तरफ। तो हम लोग डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन भी क्या लेंगे, अंदर की तरफ। डीएल एलिमेंट पता है यहाँ एक छोटा सा हिस्सा है, इतना छोटा है कि हम उसको स्ट्रेट मान सकते हैं, बहुत छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पे देखो इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, और डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन भी मैंने क्या ले ली, अंदर की तरफ। ऐसा क्यों किया मैंने, कि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों को सेम डायरेक्शन में दिया है, क्योंकि आगे चल के ना ये डॉट प्रोडक्ट, ये बी डीएल कॉस थीटा बनेगा। वहां पे अगर दोनों की सेम डायरेक्शन है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा हो जाएगा जीरो, तो बी डीएल कॉस थीटा वन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने एक लूप लिया जिसमें एक एलिमेंट है डीएल। तो एम्पियर भाई साहब ने यही कहा था, इस डीएल एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, क्या देखो अगर वायर ऐसा है तो इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड और इस डीएल एलिमेंट का जो लाइन इंटीग्रल होगा ना, वो अंदर से जो भी करंट जा रहा है उसके म्यू नॉट टाइम, ये उनका स्टेटमेंट, उन्होंने ऑब्जर्वेशन के साथ क्यों लिया। तो पहला हमारा कर्तव्य ये बनता है कि देख लें कि उन्होंने सही स्टेटमेंट दिया है या नहीं दिया है। तो पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि उन्होंने सही कहा है कि नहीं कहा है। तो अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, आखिरी तक के जाएंगे। अगर आरएचएस अपने आप आ गया मतलब वो सही है। ठीक है, तो मैं अभी एलएचएस को लेके चलता हूँ। ये हमारा जो एलएचएस है इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पूरी कांस्टेंट होगी, क्योंकि हमने लूप कैसा लिया है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो भैया जब इस वायर से लूप हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे, तो इस लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कितनी है, कांस्टेंट है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या कर सकता हूँ बाहर, पहले तो ये करना पड़ेगा हमको बी डीएल कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच क्या है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट सामने से क्या आता है, कॉस थीटा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर और डीएल एलिमेंट भी अंदर, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो कॉस जीरो क्या हो जाता है, वन। तो ये बन जाएगा बी डीएल। अब बी को मैंने बाहर ले आया तो अंदर कौन बचा, डीएल। अब आप एक बात बताओ, बायो सेवर्ट लॉ से एक वायर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, एक इन्फानाइट वायर, इन्फानाइट लेंथ का वायर, ये कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन कितना, टू पाई ए, टू पाई ए। अब देखो यहाँ पे इसकी रेडियस मैंने आर ली है ना, तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, आर है, तो इस बार ए नहीं लेंगे, क्या लेंगे, आर लेंगे। एक इन्फानाइट लेंथ का वायर है, उससे ए डिस्टेंस पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैंने आर डिस्टेंस बोली है तो ए की जगह क्या लिखोगे, आर लिखेंगे हम लोग। भैया डिस्टेंस इस बार ए नहीं आर। अब देखो इस डीएल का हमें इंटीग्रेशन करना है, इस डीएल का। ये तो जो सारे के सारे अगर डीएल मिलेंगे तो क्या बन जाएगा इसका, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितनी होगी, टू पाई आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर इंटू टू पाई आर। टू पाई आर से टू पाई आर कट गया और क्या बचा, म्यू नॉट आई। राइट हैंड साइड में भी क्या है, म्यू नॉट आई। तो ये इसका प्रूफ हो गया। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका एप्लीकेशन बहुत इजी, बहुत इजी। अभी थोड़ा सा समझने में वो लगा होगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि अगर किसी भी वायर से
आर डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को वैल्यू निकालना है, उन्होंने एक रूल दे दिया है कि भाई जिस भी पॉइंट पे निकालना है ना उस पे एक लूप बनाओ, उस लूप के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट दो। अब एलिमेंट में उधर डायरेक्शन में भी ले सकता हूँ, इधर डायरेक्शन में भी, लेकिन मैं कौन सी डायरेक्शन लूंगा हमेशा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो। उससे क्या होगा, जब इनके बीच का आप डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो ये कॉस थीटा आएगा। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम तो थीटा कितना होगा, 0। अगर थीटा 0 होगा तो कॉस 0 क्या हो जाता है, 1। अब बचा बी और डीएल। अब हमने लूप ऐसा लिया है कि वो वायर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो बी आ गया बाहर। अब हमने बायो-सैवर्ट लॉ से पढ़ा था, एक वायर से आर डिस्टेंस पे कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो भाई ए लिखा था वहां पे, ए डिस्टेंस पे। और देखो यहाँ पे जब डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई आर, कट गया और हमारे पास आंसर आ गया। इसका एप्लीकेशन बहुत ईजी है, बस आपको ये वाली लाइन याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो डीएल एलिमेंट ना कभी क्या रहेगा, एक पूरा सर्कल रहेगा, और कभी हम लोग क्या लेंगे, लूप ना ऐसे स्क्वायर बनाएंगे जरूरत के हिसाब से, ठीक। क्या एम्पियर सर्किटल लॉ समझ में आया थोड़ा बहुत? ये स्टेटमेंट हमको इसका याद रहना चाहिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। इसका एप्लीकेशन बहुत ही, ठीक है। हाँ, तो एक छोटा सा एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग और फिर घर चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें ना इसके कुछ एप्लीकेशन देखने हैं, जिसे हम लोग अगली क्लास में पूरा करेंगे। जैसे हम लोग ना इसका पहला एप्लीकेशन देखेंगे कि अगर एक थिक वायर है, वायर एकदम थिक हो गया है, बॉटल दिखे, ये देखो, ऐसा एक थिक वायर, पहले थिन वायर हुआ करता था, थिक वायर है लेकिन है इनफाइनाइट लेंथ है। इससे आर डिस्टेंस पे या ए डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जैसे ये हो गया हमारा ये वायर, और इसमें दो केस पॉसिबल है, या तो ये हॉलो हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। अभी हम लोग क्या लेके चल रहे हैं इसको, क्या लें बताओ, हॉलो। चलो आपने बोला हॉलो, तो हॉलो ले लिया। तो ये हो गया इसका एक्सिस। हम लोग तीन अलग अलग पॉइंट के ऊपर निकालेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड। इसकी जो रेडियस है ना वो है कैपिटल आर, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे, ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी स्मॉल आर। अभी इस केस में स्मॉल आर ना ग्रेटर है कैपिटल आर, तो आपको ऐसा लिखा रहेगा स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब पॉइंट का है बाहर की तरफ। तो जब भी वहां निकालने बोला, पॉइंट दे दिया है, तो सबसे पहला काम हम क्या बनाएंगे, लूप बनाएंगे। भाई किसी भी पॉइंट पे आपको क्या बनाना है, लूप। और लूप बना रहा हूं मैं, देखो। तो मैंने एक लूप बना दिया ऐसा, अच्छा काम किया गलत काम किया, गलत काम किया। लूप की खासियत होनी चाहिए, पहला तो करंट उसके अंदर से जाना चाहिए और बिल्कुल सेंटर से जाना चाहिए। तो लूप हम लोग बनाएंगे ऐसा कि जाए ऐसा, बिल्कुल देखो उसके सेंटर से जा रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या ले लूं, एक डीएल एलिमेंट, डायरेक्शन उसकी किधर लूं, देखो करंट की डायरेक्शन नहीं गिवन, देखो करंट की डायरेक्शन है ऐसी, तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी ऐसी। तो मैं डीएल एलिमेंट भी किधर लूंगा, उसी डायरेक्शन में ले लूँ, तो देखो मैंने उसी डायरेक्शन में ले लिया, यहाँ तक की कोई तकलीफ। तो डीएल एलिमेंट आ चुका है, करंट भी पता है। अब क्या लगा लें सीधा, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं हम लोग, तो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ से देखो, इसको ओपन करते तो ये बन जाएगा बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि हमने दोनों को सेम डायरेक्शन में लिया है। मैग्नेटिक फील्ड हमारी बाहर आ जाएगी, पी जी हम लोग बी लिख दिए, और यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोगों ने, डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अभी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, थिक वायर के लिए हमने नहीं निकाली, इससे पहले किसके लिए निकाली, थिन वायर के लिए। तो चलो भाई, पी। अच्छा एक बात बताओ, ये डीएल का पूरा अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या मिलेगा, पूरी सरकमफेरेंस मिलेगी। कितनी है सरकमफेरेंस, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये देखो कितना आसान। थिन वायर में भी कितनी आई थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए या 2 पाई आर, एक ही बात। तो वायर थिन हो चाहे थिक हो, बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी,
सेम है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस, ए है तो ए, आर है तो आर। अच्छा एक बात बताओ, अब दूसरा केस ये होगा कि पॉइंट ना यहाँ पे है एग्जैक्टली इसकी सरफेस, तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया, तो उसके फॉर्मूले में क्या आ जाएगा यहाँ, कैपिटल आर। और बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी या पास में, पास में। देखो ये आर की वैल्यू कैपिटल आर होगी मतलब छोटी हो गई ना, पास आते जा रहा है, देखो एग्जैक्ट कैपिटल आर हो गई यहाँ पे, जितना कम होगा डिनोमिनेटर बड़ी वैल्यू मिलेगी। मजा आता है तीसरा अंदर। पॉइंट थ्री है यहाँ, पॉइंट थ्री है। अब यहाँ से तुमको एक लूप बनाना है, अब यहाँ से लूप बनाओगे तुम ऐसे, तुमने ऐसा लूप बनाया जो पॉइंट से भी पास हो रहा है, लेकिन ये वायर कैसा है हमारा, फॉलो, अंदर से करंट कितना जा रहा होगा, जीरो। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो आएगा अंदर में। अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो। हमने लूप बनाया और ये वाला फॉर्मूला लगाया, जब देखा अंदर में कि जब करंट ही जीरो है तो आगे सॉल्व करने का क्या मतलब। इसके बाद अगला केस हम लोग इसमें पढ़ेंगे अगली क्लास में, कि ये पूरा सॉलिड है, अब ये पूरा सॉलिड है, सॉलिड है तो भैया जब अंदर भी तुम एक छोटा सा लूप लोगे तो अंदर में से भी तो करंट पास हो रहा हो, तो करंट की हम लोग वैल्यू निकालेंगे, बहुत आसान है। चलो एक अलग चीज बताता हूँ, कि अगर वायर सॉलिड है और इसमें से एसी करंट पास होता है, दो करंट होते हैं एसी और डीसी, अगर एसी करंट पास हो रहा है और तुमने अगर यहाँ पे लूप ले लिया, इस लूप में से कोई करंट पास होगा या नहीं होगा, सॉलिड है सॉलिड। डीसी में तो पक्का इसमें से करंट जाएगा ही जाएगा, पूरी एरिया से जाता है, एसी में से नहीं जाता। एसी ना वायर के ऊपर ऊपर चलता है, उसको उसके इफेक्ट कहते हैं एसी करंट, अंदर से नहीं जाता। तो अगर तुमको एक सॉलिड वायर दे दिया और बोला कि अंदर में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो भले ये सॉलिड वायर है लेकिन अंदर से करंट नहीं आता, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, जीरो। अंदर से करंट कब जाएगा, जब इससे कौन सा करंट पास होगा, डीसी। जब डीसी करंट जाएगा तब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक, तो अगली क्लास में इस चीज को याद रखना। ठीक, चलो भागो।